बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लिटरेचर टाइगर्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जो कि एक ऐसे था ऑन क्रिटिसिज्म बाय टी एस इलियट। ठीक है, टी एस इलियट जो कि एक पोइट भी हैं और एक क्रिटिक भी हैं, तो इनको कंपेयर किया जाता है और एस टी कॉलरिज और फिलिप सिडनी के साथ, क्योंकि वो दोनों भी पोइट्स थे और क्रिटिक्स भी थे। टी एस इलियट एक मॉडर्न क्रिटिक है, एक अमेरिकन पोइट भी हैं और ये मतलब बहुत मॉडर्न क्रिटिक है। मॉडर्न क्रिटिसिज्म स्टार्ट ही अगर हम बात करें तो इनसे होता है। तो इन्होंने क्या किया है जी, टी एस इलियट ने यहाँ पे ट्रेडिशन को हाईलाइट किया है, इंडिविजुअल टैलेंट को। मतलब ये दोनों पोइट्री के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ट्रेडिशन भी और इंडिविजुअल टैलेंट भी। ये एक ऐसे था जो कि 1919 में पब्लिश हुआ। इसमें को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है ट्रेडिशन, दूसरा है थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री और तीसरा है कंक्लूजन। ये जो है वो नीचे एक एग्जांपल है, ये हम एग्जांपल बाद में करते हैं, तो हम मूव करते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ, सेकंड स्लाइड की तरफ। ठीक है, जो कि ये नीचे वाली जो है ये एग्जांपल बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो था वो ऐसे था, एक्सप्लोर करता है रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेडिशन एंड क्रिएटिव प्रोसेस। अब यहाँ पे ये टी एस इलियट हमें बताएगा कि जो ट्रेडिशन है और जो इंडिविजुअल टैलेंट है, मींस जो क्रिएटिव प्रोसेस है, उनमें क्या रिलेशनशिप है। जैसे जो पोइट्स थे टी एस इलियट के कंटेम्प्रेरी या उनसे कुछ पीछे, जैसे विक्टोरियन गुजर के गए हैं रोमांटिक्स, तो वो क्या करते थे, उन्होंने पोइट्री में सब्जेक्टिविटी को ऐड कर दिया था। लेकिन टी एस इलियट थोड़ा सा इससे हटके हैं। ये कहते हैं कि जो पोइट्री है वो ट्रेडिशन के साथ एक ताल्लुक़ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पोइट्री एक लिविंग होल है, जबकि पोइट्री कभी भी नहीं मरती। पोइट मर जाता है लेकिन पोइट अपने डेड पोइट्स को भी हम कैसे कैसे देख सकते हैं, उनके वर्ड्स के थ्रू। जो कि पोइट्री कहते हैं ना, जो लिखा जाता है वो अमर हो जाता है, तो वो पोइट्री जो है वो अमर हो जाती है, दैट नेवर डाइज, वो इमोर्टल हो जाती है। फिर ट्रेडिशन की ये बात करेगा कि जो ट्रेडिशन है वो एक लिविंग फोर्स है, मतलब कोई भी बंदा ट्रेडिशन को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, और अगर वो बढ़ भी जाएगा तो ही कैन नेवर बी सो टैलेंटेड एज अ पर्सन हु लीड्स, हु इज़ लेड बाय हिज ट्रेडिशनल फोर्सेस। बिकॉज फॉर एग्जांपल जहाँ पे हम रहते हैं वो ट्रेडिशन का हमारे ऊपर एक इन्फ्लुएंस आता है, तो वो सदियों पुरानी पुरानी वो ट्रेडिशन, वो एक रवायत हमारे अंदर आती है। ठीक है, तो इलियट कहते हैं कि ट्रेडिशन इज़ नॉट अ मेयर हैंडिंग डाउन ऑफ द पास्ट बट अ डायनेमिक एंड लिविंग फोर्स। इट्स नॉट अबाउट पैसिव एक्सेप्टेंस बट एन एक्टिव इंगेजमेंट विद द वर्क्स दैट परसेट द आर्टिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर गया इलियट। इन्होंने कहा है कि जो ट्रेडिशन है वो ये नहीं है कि हम पुरानी चीज़ों को वैसे 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 लिखते रहें, वो पैसिव नहीं है, बल्कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है। और इससे हम सीखते हैं, हम अपने पास्ट से, अपनी रवायात से हम सीखते हैं और इसको मज़ीद इंगेजमेंट करके हम मज़ीद अपना निखरा हुआ और एक डायनामिक वर्क लेके आ सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरे में वो बात करता है कि रोल ऑफ इंडिविजुअल टैलेंट। ठीक है, जैसे इस ऐसे का नाम ही क्या है, ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट। तो ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट तो हर बंदे के पास, हर आर्टिस्ट के पास अलहदा होता है। तो कहता है कि ये भी वाइटल है। ठीक है, इन कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑनगोइंग ट्रेडिशन द आर्टिस्ट यूनिक पर्सपेक्टिव इंसाइट एंड एक्सप्रेशन ऐड टू द कलेक्टिव बॉडी ऑफ आर्टिस्टिक वर्क। अब जैसे हम देखते हैं कि टी एस इलियट डिफरेंटली लिखता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कोई और पोइट देख लें, सैमुअल जॉनसन डिफरेंट तरीके से लिखता है। ठीक है, डन का अंदाज़ और है, मिल्टन का अंदाज़ और है, हर्बर्ट का अंदाज़ और है। तो ये सारे जो पोइट्स हैं इनकी क्या है, इंडिविजुअल टैलेंट है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं मेटाफिज़िकल पोइट्स की, तो वो सारे एक ही सेंचुरी के थे, लेकिन अंदाज़ उनका लिखने का जो इंडिविजुअल टैलेंट था वो डिफरेंट था, ऑल्दो उनकी ट्रेडिशन सेम थी। तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्टोरिकल सेंस। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात यहाँ पे करता है कि जो ट्रेडिशन है, कहता है ये एक हिस्टोरिकल सेंस है, इमिटेशन नहीं है। ठीक है, हमें हिस्टोरिकल सेंस का पता होना चाहिए। एंड अवेयरनेस ऑफ द आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स ऑफ द पास्ट, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे पास्ट राइटर्स कैसा लिखते रहे हैं। हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमें उनको रिस्पेक्टिंग आर्टिस्टिक हेरिटेज होना चाहिए, और अपनी मतलब क्या था पास्ट की ट्रेडिशंस क्या थी, हम पास्ट को अलहदा नहीं कर सकते। ठीक है, फिर यहाँ पे कहता है कि साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, मतलब आर्टिस्ट एक्सपीरियंसेस अ साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। मतलब ये कि इलियट जो है वो हिस्टोरिकल टाइमलेसनेस की बात कर रहा है। कहता है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये सारे मिक्स होके ही एक अच्छी पोएट्री बना सकते हैं।
This coexistence allows the artist to draw from tradition while creating something new and relevant. ट्रेडिशन से वो कुछ ड्रॉ करेगा और कुछ न्यू और रेलिवेंट चीज़ अपने इंडिविजुअल टैलेंट को लेके वो बना देगा, ठीक है। और कंटिन्यूटी एंड रिन्यूअल मतलब ये कि एक प्रोसेस है कंटिन्यूटी का और रिन्यूअल का। इट इज़ नॉट अबाउट ब्लाइंडली एडहेरिंग टू एस्टैब्लिश नॉर्म्स, वही वाली बात कि ये एक पैसिव अमल नहीं है बल्कि क्रिएटिविटी है, ठीक है। री इंटरप्रेट करना है, रिवर्टलाइज करना है ट्रेडिशन को अपने इंडिविजुअल टैलेंट के थ्रू। or in essence, Eliot advocates for a dynamic interaction between tradition and the individual artist. He believes that true originality emerges when the artist engages with the past, bringing a fresh perspective and contributing to the ongoing evolution of artistic expression. तो कहता है क्या है ओवरऑल, अगर हम इसका समरी पॉइंट्स की या प्लस पॉइंट्स की बात करें तो वो यही है कि आर्टिस्ट जब अपने पास्ट के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करेगा तो फिर ही वो फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके आएगा, जो कि एवोल्यूशन में बहुत ऑनगोइंग एवोल्यूशन में बहुत वो मुफीद काम होगा, बहुत यूज़फुल होगा, ठीक है। जैसे हम इलियट की आगे इंशाल्लाह वेस्टलैंड जब आप पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि इलियट ने बहुत सारे जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं पोइट्स के, शेक्सपियर को कभी कोट कर रहा है, कभी किसी इंपॉर्टेंट पोइट को, कभी किसी को। तो ये एक आप कह सकते हैं कि टाइमलेसनेस, हिस्टोरिकल टाइमलेसनेस की बात कर रहा है, ठीक है। और इसने कहा कि जो ट्रेडिशन है दैट कैन नेवर बी इनहेरिटेड, इफ़ यू वांट इट यू मस्ट ऑब्टेन इट बाय ग्रेट लेबर। इसने कहा कि ग्रेट लेबर के साथ ही हम ट्रेडिशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। और क्रिटिसिज्म भी इतना ही इनएविटेबल है जितना कि सांस लेना, ठीक है। क्रिटिसिज्म इज़ एज इनएविटेबल एज ब्रीदिंग। और इसने कहा कि रीडर को कनेक्ट करना चाहिए पोइट्री के साथ, ना कि पोइट के साथ, ठीक है। पोइट जो है वो सिर्फ एक टूल है, जबकि पोइट मर जाएगा। फॉर एग्जांपल वो 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल बाद वो अपनी पोइट्री के बाद ही डाइज और उसका नाम ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो उसकी पोइट्री है उसने कनेक्ट करना है, जो रीडर है उसके साथ उसकी पोइट्री ने कनेक्ट करना है, ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आएगी। ये ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और प्लेटिनम। अब देखिए ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड जब मिलते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, लेकिन ये दोनों मिल के सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बना सकते जब तक प्लैटिनम ना होगा, ठीक है। पीटी इज शोइंग प्लैटिनम। तो प्लैटिनम जो है वो एक तरह का कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। अब जो प्लैटिनम है ये एक हिसाब का लगा लो कि ये पोइट है, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड इसकी पोइट्री है, तो हमें किससे मतलब है, हमें सल्फ्यूरिक एसिड से मतलब है। हमें प्लैटिनम नज़र नहीं आएगा, जब सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा प्लैटिनम कहीं भी नहीं होगा। तो पोइट सिर्फ एज अ टूल है, हम तक वो अपने एक्सप्रेशंस जो है वो थ्रो कर रहा है, लेकिन जो पोइट्री है वो बिल्कुल एक लिविंग होल है। और जो ये सेकंड पॉइंट है कि थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री, तो ये भी यही है कि पोइट को कभी भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को एज इट इज़ नहीं लिखना चाहिए, अपनी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को नहीं लिखना चाहिए, बल्कि उसको जो है वो अपने आप को आप कह सकते हैं बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके अपने आप की सोचों को एक साइड पे करके उसको यूनिवर्सल अपने वर्क्स लिखने चाहिए, ठीक है। जो कि थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे अलहदा से क्वेश्चन भी बनता है। तो कंक्लूजन में इलियट ने यही बात की है कि अनकॉन्शियसली जो गुड पोइट है, गुड पोइट्री लिखी जाती है, ठीक है। इसने यहाँ पे रोमांटिसिज्म पे अटैक किया है कि जो पोइट्री है ना वो ये नहीं कि आप बैठें सोचें फिर उसको फ़िल्टर करें, वजह से वर्ड्सवर्थ की थी ना कि आप फिल्ट्रेशन होगा, कंटेम्पलेशन होगा और फिर ये। इसने कहा कि नहीं, जो गुड पोइट्री है वो अनकॉन्शियसली ही लिखी जाती है, ठीक है। और गुड पोइट्री वही होती है जिसमें आपकी फीलिंग्स भी हों और आपकी थॉट्स भी हों, ये दोनों मिक्स हो गए। जैसे कि रोमांटिक्स ने जस्ट फीलिंग्स पे काम किया था और जो दूसरे थे न्यू क्लासिकल्स उन्होंने सिर्फ थॉट्स को लिखा था। तो इसने कहा कि ऐसी पोइट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। होप सो आपको वीडियो की समझ लगी होगी, टॉपिक भी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई फर्दर कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।